स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समसामा की क्रॉनिकल करंट अफेयर मार्च 2024 का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है राज्य लेवल पे जो है करंट अफेयर है उनको हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। पीएम श्री योजना जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से 5 वर्षों में पूरे भारत के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो नई शिक्षा नीति है उससे जोड़ा जाएगा। राज्य में पीएम श्री के तहत 1000 से अधिक स्कूलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण इस दिशा में एक कदम है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 928 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल है। तो टोटल जो है यहाँ पे 988 सरकारी स्कूलों को जो है इस पीएम श्री योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल है। पूरे राज्य में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, मौजूदा परीक्षा प्रणाली और शिक्षा में सुधार जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कि यहाँ पे बच्चों का जो प्रारंभिक बचपन होता है उनकी देखभाल भी साथ में होती रही, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। देश के 26 करोड़ छात्रों में से केवल 20% उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। यानी कि जो 26 करोड़ छात्र हैं, 26 करोड़ में से 20% जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित है। दूसरा, बहुआयामी गरीबी से उबरने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। नीति आयोग ने जो है अपना डेटा दिया है। भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-6 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 to 6 नामक शीर्षक से जारी एक परिचर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में जो बहुआयामी गरीबी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है से अधिकतम संख्या में लोगों को बाहर निकलने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी इस दस्तावेज में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। 3.43 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों में ही गरीबी से बाहर निकले हैं। राज्य में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की संख्या वर्ष 2015-16 में 37.68% से घटकर 2019-21 में 22.95% हो गई है। वहीं वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 17.40% मतलब कि सबसे पहले था 37.68%, तो घट के आ गया 22.95%। उसके बाद जब और घटा तो ये आ गया है 17.4%। भारत में जो बहुआयामी गरीबी है 2013-14 में थी 29.17%, जो कि घटकर 2022-23 में हो गई है 11.28%। और इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि। तो उत्तर प्रदेश का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके ऋण प्रवाह में वृद्धि देखने को मिली है। ये जो है नाबार्ड द्वारा विकसित स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण प्रवाह 2024-25 में 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई तथा सेवा क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। तो जो आपका सर्विस सेक्टर एमएसएमई वाला जो क्षेत्र है उसको प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य को कृषि में 250%, एमएसएमई में 300% और सेवा क्षेत्र में 450% की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने बैंकरों को राज्य के ऋण जमा अनुपात में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य वर्ष 2017 में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। इस ऐप को अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशन अनुभव को बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है। इस ऐप में एक ही जगह कई सुविधाएं मिलेंगी जिसमें होटल, कैब बुकिंग, मुख्य पर्यटन और धार्मिक स्थानों की जानकारी शामिल है।
दिव्य अयोध्या मोबाइल एप्लीकेशन को अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा डिजाइन किया गया, यानी कि इसको जो है एडीए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको जो है डिजाइन किया गया है। और ये जो है इसमें एक ही जगह पर कई सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर जो है सामने आई है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दूसरे स्थान पर उभर कर आया है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रदेश की कुल जीडीपी 16.45 लाख करोड़ रुपए थी। प्रदेश की जो कुल जीडीपी थी वो थी 16.45 लाख करोड़ रुपए, जो वित्त वर्ष 2022-23 में हो गई है 22.58 लाख करोड़। 16.45 से हो गई है 22.58। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% का है। राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2021-22 में वर्तमान और स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की विकास दर क्रमशः 20.1% तथा 9.8% थी, जबकि देश की विकास दर 18.4% तथा 9.1%। तो यहाँ पे आपको ये आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार वर्ष 22-23 में राज्य की विकास दर 9.8% के मुकाबले स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.2% दर्ज की गई, जबकि इस अवधि के दौरान राज्य की मौजूदा कीमतों की वृद्धि 14.3% दर्ज की गई। एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में। रियल एस्टेट परामर्श फर्म सीबीआरई क्रेडाई की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष 3 राज्यों में उभरा है। फर्म ने अपनी रिपोर्ट एमएसएमई आर्थिक समृद्धि के इंजनों को उजागर करना में एमएसएमई गतिविधि की क्षेत्रीय एकाग्रता पर प्रकाश डाला है। भारत में पंजीकृत कुल एमएसएमई का लगभग 40% महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। तो जो टोटल एमएसएमई है, इंडिया की टोटल जो एमएसएमई है उसका 40% जो है आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी ने इसको कवर कर रखा है। एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंत्रालय के 2.21 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं उद्यम असिस्ट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण को छोड़कर। तो ये जो 2.1 करोड़ एमएसएमई पंजीकरण हुआ है ये उद्यम असिस्ट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण को छोड़कर ये इतने आंकड़े यहाँ पे सामने हैं। इसमें महाराष्ट्र 17.2% हिस्सेदारी के साथ 38.9 लाख, तमिलनाडु 10% हिस्सेदारी के साथ 22.32 लाख तथा उत्तर प्रदेश 9.4% हिस्सेदारी के साथ 20.95 लाख एमएसएमई शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहर एमएसएमई क्लस्टर के रूप में उभरे हैं, जिनमें आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद उद्यम योजना के लिए नामांकन में अग्रणी है। नेक्स्ट है औद्योगिक निकायों हुई थी 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जनवरी 2024 को औद्योगिक निकायों के लिए 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह धनराशि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA ईडा, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी ईडा के विस्तार के लिए है। तो ये जो धनराशि है 3 जो विकास प्राधिकरण है उनके लिए, एक यमुना विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, दूसरा है यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण और तीसरा यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए जो है ये किया गया है। नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पहले भूमि अधिग्रहण के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में औद्योगिक विस्तार के लिए 8000 करोड़ रुपए अलग रखे गए थे। शेष 5000 करोड़ रुपए में से 1000 करोड़ रुपए यूपी ईडा के लिए, 1500 करोड़ रुपए ईडा के लिए और 440 करोड़ रुपए लिए यूपी सीडा के लिए स्वीकृत किए गए हैं। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के विस्तार के लिए कुल 7042.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट है वाराणसी व प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार। वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा नगर के रूप में शीर्ष स्थान पर है, प्रयागराज दूसरे स्थान पर जबकि बिजनौर तीसरे स्थान पर है। सर्वेक्षण में वाराणसी ने सबसे अधिक अंक 76.5 अंक अर्जित किए, वहीं पर प्रयागराज 74.4 अंकों के साथ और 74.3 अंकों के साथ बिजनौर तीसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2022 की रैंकिंग में वाराणसी हरिद्वार के बाद दूसरे स्थान पर था। प्रदेश के अन्य शहरों में कन्नौज 5वें, कानपुर 8वें, यहाँ पे अनूप शहर यानी कि बुलंदशहर का एक जगह है अनूप शहर 11वें, गंगा घाट 12वें और गढ़मुक्तेश्वर 13वें स्थान पर थे। वहीं 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी श्रेणी में नोएडा को भी गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रैंकिंग और पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है।
वर्ष 2016 में स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण। 11 जनवरी 2024 को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। ये कहा था 11 जनवरी 2024 को ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि नगर विमानन मंत्री हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। नए हवाई अड्डों का उद्देश्य राज्य में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना। तो ये जो है जो हवाई कनेक्टिविटी है, यानी कि जो एयर कनेक्टिविटी है, उसमें सुधार करने के लिए ये आर्थिक विकास के रूप में इसको जो है देखा जाता है। यहाँ पे जो नए हवाई अड्डे हैं उसमें जो है आजमगढ़ है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में किया जा रहा है। ये जो 5 हवाई अड्डे हैं, एक आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में किया जा रहा है। 5 नए हवाई अड्डों को संचालित होने के बाद राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या हो जाएगी 19। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके पहले इस एयरपोर्ट का क्या नाम था। ICJS के उपयोग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म में उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में पहले स्थान पर रहा है। ICJS प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा की गई है और इसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ICJS प्लेटफॉर्म की शुरुआत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा भारतीय न्यायपालिका में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी ICT के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना की तैयारी के साथ की गई है। ICJS प्लेटफॉर्म के तहत FIR और चार्जशीट के मेटा डेटा को सभी उच्च न्यायालयों और राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। रबी 2023-24 ई खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 4 जनवरी 2024 को लखनऊ में रबी 23-24 ई खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप के उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया। एग्री स्टैक योजना के तहत ई खसरा पड़ताल भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का डिजिटल प्रारूप तैयार करना है। भारत सरकार ने खरीफ 2023 में 10 राज्यों में इसका एक पायलट चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जनपदों में पूर्ण रूप से और 54 जनपदों की 10 ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। गोरखपुर 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ। गोरखपुर में जो है 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ किया गया। 31 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक चिकित्सा सेवा का विस्तार करते हुए 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ किया है। इन हेल्थ ATM से 50 से अधिक तरह की जांच की सुविधाएं मिलेंगी। योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित शुभारंभ समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गोद लिए गए 500 TB रोगियों की पोषण पोटली भी वितरित की। इसमें पहले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ 14 सितंबर 2022 को स्वास्थ्य केंद्रों चरगवां और 20 जून 2023 को 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों भटहट, सहजनवा, जंगल, कौडिया, पाली, चौरी चौरा, खुटहन व सरहरी के लिए हेल्थ ATM का उद्घाटन कर चुके हैं। मिर्जापुर में ग्रामीण खेल महाकुंभ। 30 दिसंबर 2023 को मिर्जापुर में ITI ग्राउंड पर आयोजित 2 दिवसीय ग्रामीण खेल महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के तहत आयोजित इस खेल महाकुंभ में 600 प्रतिभागियों ने ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न खेलों में भाग लिया। नाबार्ड ने कुशीनगर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 7 करोड़ 81 लाख 71 हजार रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु कारिधा और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2024 को लखनऊ के कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स की हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने कुशीनगर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 7 करोड़ 81 लाख 71 हजार रुपये की धनराशि को मंजूरी दी। 17 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। 13 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मिशन शक्ति योजना के तहत 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। CM योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी 2024 को लखनऊ में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन राशि
एवं टैबलेट वितरित किए। 11 से 13 जनवरी 2024 को लोक कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी 2024 को बरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर 3,405 करोड़ रुपए की 170 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। तो ये कहाँ पे किया गया? ये बरेली में किया गया है। कब किया गया? 10 जनवरी 2024 को। किसके अवसर पर? विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर बरेली में 3,405 करोड़ रुपए की 170 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 9 जनवरी 2024 को इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया। 5 से 7 जनवरी 2024 को लखनऊ छावनी में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लखनऊ में जो है छावनी में कैंट में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4 जनवरी 2024 को बागपत नगर में, कहाँ पे? बागपत नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 77 करोड़ 36 लाख रुपए की धनराशि से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इसको किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, और ये है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। नए शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में अब कक्षा 1 से 12 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी किताबें पढ़ाई जाएंगी। तो ये जो है 24 से 25 से प्रदेश के जितने परिषदीय स्कूल हैं उसमें जो है अब 1 और 2 में, मतलब कि कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। अब यहाँ पे हम बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 की शुरुआत की गई। इसका लाभ बिहार में निवास कर रहे गरीब परिवारों को मिलेगा। 90 लाख से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी गई है। 5 वर्ष तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये प्रति माह से कम है। राज्य उद्योग विभाग द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा और लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। और यहाँ पे कम से कम एक सदस्य को 63 प्रकार की छोटी औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए 3 किस्तों में 2 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण का विश्लेषण। तो बिहार सरकार ने जो है वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए मुजफ्फरपुर और गया में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी का करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि मुजफ्फरपुर, गया और राज्य की राजधानी पटना वायु प्रदूषण के रुझान के मामले में 122 गैर प्राप्ति शहरों में से है। यह अध्ययन जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पटना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी शुरू किया है, जिसने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित की हैं। यह अध्ययन दोनों शहरों के विस्तारित शहरी क्षेत्रों की परिवेशी वायु में PM 2.5 और PM 10 कणों के सघनता स्तर की पहचान करेगा। नेक्स्ट है बिहार में बाल विवाह में वृद्धि देखने को मिली है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की हालिया रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार देश में 1993 से 2021 के मध्य बचपन में लड़कियों के विवाह के मामलों की संख्या 50 लाख की कमी आई है, किंतु 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी देश की कुल ऐसे मामले में हिस्सेदारी 50% है। वर्ष 2021 में लड़कियों के बाल विवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी 16.7% बिहार की थी। लड़कियों के बाल विवाह के संदर्भ में बिहार के पश्चात पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी थी 15.2%। उत्तर प्रदेश आपका जो है 12.3% के साथ तीसरे स्थान पर। महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 8.2% थी। वहीं लड़कों के बाल विवाह में गुजरात का योगदान सबसे अधिक 29% था। लड़कों के बाल विवाह में गुजरात के बाद बिहार का 16.5%, पश्चिम बंगाल 12.9%, उत्तर प्रदेश का 8.2% योगदान था। अर्थात बचपन में शादी करने वाले लड़कों में इन्हीं 4 राज्यों का 60% योगदान है। इनको ज़्यादा जल्दी रहती ना। बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन EV कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की थी। यह बिहार में सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम विश्व संसाधन संस्थान, भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। वर्ष 2023 में कुल नए वाहन पंजीकरणों में EV की हिस्सेदारी 7% थी,
जो राष्ट्रीय औसत 6% से अधिक थी। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत मोटर वाहन कर में खरीद प्रोत्साहन छूट और मजबूत चार्जिंग अवसंरचना के प्रावधानों के तहत वर्ष 2028 के निर्धारित समय के अंदर राज्य में ईवी की पहुंच 15% के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। बिहार पर्यटन नीति 2030 को मंजूरी। तो यहाँ पे जो है आधारभूत संरचनागत समावेशी विकास और निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 26 दिसंबर 2023 को बिहार पर्यटन नीति 2023 को कैबिनेट से जो है स्वीकृति मिल गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन स्थलों के पास मूलभूत बुनियादी ढांचे का विकास करना है। नई नीति से पर्यटन स्थलों के आसपास रोजगार का सृजन करना है और आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। पर्यटन विभाग के अनुमान के अनुसार नई नीति से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। निवेश को आकर्षित करने के लिए कई स्तर पर सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। मतलब कि जो निवेश है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई तरह की सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर 50%, 2 वर्ष पूरा होने पर 25%, 5 वर्ष पूरा होने पर 25% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। मतलब कि अगर परिचालन शुरू होगा तो 50%, 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो 25% और फिर जब 5 वर्ष पूरा हो जाएगा तो 25% जो बची हुई राशि रहेगी सब्सिडी की वो दिया जाएगा। गंगा में 4,556 मीटर लंबे पुल का निर्माण। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 3,064.45 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में गंगा पर 4,556 मीटर लंबे 6 लेन केबल आधारित पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। यह जो पुल है ये बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। नया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा तथा भारी वाहनों द्वारा परिवहन की अनुमति प्रदान करेगा। इस परियोजना से वैशाली जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह घोषणा की गई। बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए के वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 में अभिनेता अरविंद अकेला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आम्रपाली दुबे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया। झारखंड की कुछ खबरें हैं यहाँ पे। झारखंड के 17 जिले सूखे से प्रभावित हैं। तो ये जो है झारखंड सरकार ने हाल ही में औसत से कम बारिश के बाद 17 जिलों के 158 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया, जिससे लगभग 15 लाख किसान प्रभावित हुए। वर्ष 2022 में झारखंड के 24 जिलों में से 4 जिलों में सामान्य मानसून वर्षा दर्ज की गई थी। महत्वपूर्ण खरीफ रोपण अवधि के दौरान राज्य में औसत वर्षा लगभग 40% की कम देखी गई। परिणामस्वरूप फसल का रकबा काफ़ी कम हो गया। झारखंड के गठन के बाद 20 से अधिक वर्षों में 10 सूखा वर्ष आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए हैं। राज्य में लगभग प्रति 3 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है। वर्तमान में झारखंड में केवल 20% कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर असुरक्षा। मतलब कि अगर वहाँ पे 100 बीघा जमीन है तो उसमें से जो है 20 बीघा जो कृषि योग्य, यानी कि 100 बीघा जो कृषि योग्य जमीन है उसमें से 20 बीघा जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा है और औरों पे नहीं है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की गरीबी रेखा से बाहर आने पर मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। गरीबी रेखा से बाहर आने में मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से उभरने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में मध्य प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 9 वर्षों में देश के 24 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। विश्व बैंक के अनुसार दिन में 180 रुपये से कम आय अर्जित करने वालों की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में शामिल किया जाता है। यानी कि जिनकी आय जो है 180 रुपये से कम है प्रतिदिन, तो उनको जो है कंसीडर किया जाता है कि वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश राज्य को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश को कुल 6 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। इंदौर को सूरत के साथ संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला, जबकि तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर रहा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये अवार्ड प्रदान किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में महाराष्ट्र पहले और छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर रहा। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में महाराष्ट्र कौन सा है? महाराष्ट्र का पहला स्थान है।
वहीं पे एमपी को जो दूसरा स्थान और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। लेकिन अगर शहर की बात किया जाए तो इंदौर जो है वो शीर्ष पर बना हुआ है। 99वां अंतर्राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार। तानसेन समारोह। हाल ही में ग्वालियर में संपन्न हुए 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में आयोजित तबला वादन प्रतियोगिता में निकिता सहित विश्व भर से 1500 तबला वादकों ने भाग लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तबला वादन प्रतियोगिता में निकिता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो किसका नाम? निकिता। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो निकिता हैं इनको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। निकिता ग्वालियर के माधव संगीत विद्यालय की छात्रा है। खरगोन में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण। 1 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में 182 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इंदौर संभाग के 167 करोड़ रुपए लागत के 41 विकास कार्यों नानकोडी बैराज 7.54 करोड़ रुपए लागत की झिरन्या और करही बैराज, भगवानपुर भेकन गांव झिरनिया मार्ग पर 5.88 करोड़ लागत के नवीन पुल निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित। तो नाडा नाडा बोले तो यहाँ पे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 2 जनवरी 2024 को रायपुर छत्तीसगढ़ में जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य युवा एथलीटों और सहायक कर्मियों के बीच डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना पैदा करना था। सत्र में डोपिंग रोधी नियमों के महत्वपूर्ण पहलुओं, निष्पक्ष खेल के महत्व और डोपिंग नीतियों के उल्लंघन के परिणामों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में स्वच्छ और निष्पक्ष खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 200 से अधिक प्रतिभागियों को शिक्षित किया गया। पंजाब में जो है पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया। पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि जब कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो पहले उसको कह सकते हैं कि चेकिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए किसी एक क्षेत्र में चलाया जाता है, तो उसको जो बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो ये जो है पहला जो है मदर मिल्क बैंक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में स्थापित किया गया है। मोहाली में यह मदर मिल्क बैंक रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा स्थापित किया गया है। रोटरी ने इस बैंक को उपकरण और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए 30 लाख रुपए दिए हैं। यह एक नॉन प्रॉफिट बैंक है जहां नवजात शिशुओं के लिए मां का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाता है। इसकी मदद से उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनको अपनी मां किसी कारणवश स्तनपान कराने में असमर्थ है। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। तो यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई और ये जो है 10वां संस्करण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को इस समिति का उद्घाटन किया और इसमें जो है 24 भागीदारी देश और 16 भागीदारी संगठनों ने भाग लिया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इस समिति के मुख्य अतिथि थे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर आधारित था। समिट की मुख्य घोषणाएं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की योजना की घोषणा की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंबानी ने जो है कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की। अडानी ने जो है नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की 30 गीगावाट का, और यहाँ पे टाटा ने जो है सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की योजना की घोषणा की है। लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलर मित्तल ने हजीरा में 24 मिलियन टन स्टील उत्पादन करने वाली साइट शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल योग्यश्री सामाजिक कल्याण योजना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में योग्यश्री सामाजिक कल्याण योजना शुरू की। योग्यश्री योजना का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। ये पहल इन छात्रों को प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने पर केंद्रित है, जो शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। योग्यश्री योजना में पूरे पश्चिम बंगाल में 50 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर विशेष जोर देने के साथ एससी और एसटी छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा 46 केंद्र सरकारी नौकरियों को सुरक्षित करने और सिविल सेवाओं में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य में
त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी 2024 को भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनका जो स्थापना दिवस होता है वो 21 जनवरी को मनाया गया। और ये 2024 को इनका कौन सा था, 52वां स्थापना दिवस था। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बने। अक्टूबर 1949 में त्रिपुरा और मणिपुर की रियासतों का भारत में विलय किया गया और केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पे उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 13 से 17 जनवरी 2024 तक नई दिल्ली में उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 नामक 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। इनमें उत्तर पूर्वी राज्यों की समृद्ध कला, शिल्प और विरासत का प्रदर्शन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों और पर्यटन पेशकशों में व्यापार को बढ़ावा देकर आर्थिक अवसर पैदा करना है। इस आयोजन में पूर्वोत्तर के लगभग 250 कारीगर, बुनकर, किसान और उद्यमियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी सह महोत्सव में उत्तर पूर्व की विशिष्टता को प्रदर्शित करने वाले उत्कृष्ट हस्तशिल्प वस्तुएं, स्वदेशी फल और जैविक उत्पाद, वस्त्र और परिधान प्रस्तुत किए गए। यह कार्यक्रम असम के सत्तरिया, त्रिपुरा के होजागिरी जैसे लोक नृत्य प्रदर्शन के साथ साथ उत्तर पूर्वी के संस्कृति को समायोजित करता है। प्रदर्शन में अन्य पारंपरिक कला रूपों में मिजोरम का बांस नृत्य, असम का बिहू नृत्य और मेघालय का वांगला नृत्य, तो मिजोरम का बांस नृत्य है, असम का बिहू नृत्य और मेघालय का वांगला नृत्य शामिल किया गया। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल PPHF 18 से 20 जनवरी 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। यह फेस्टिवल वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित एक राज्य उत्सव है। पक्के टाइगर रिजर्व में 4 हॉर्नबिल प्रजातियां हैं, ओरिएंटल पाइट, ग्रेट इंडियन, रूफस नेक्ड और लुप्तप्राय वेर्थेड हॉर्नबिल। यह कार्यक्रम हॉर्नबिल प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के में हॉर्नबिल की सुरक्षा में स्वदेशी नीसी जनजातियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। नीसी अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नीसी जनजाति परंपरागत रूप से हॉर्नबिल का शिकार करती थी और जातीय टोपी बनाने के लिए उनके विशिष्ट बिलों का उपयोग करती थी। दक्षिण भारतीय राज्य, तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024। तो यहाँ पे 7 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चेन्नई में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन तमिलनाडु को वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य के तहत आयोजित किया गया। इस निवेश से राज्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करीब 26.9 लाख नौकरियों का सृजन हो सकता है। सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और मलेशिया इस सम्मेलन के भागीदार देश में शामिल हैं। यहाँ पे प्रमुख निवेशक कौन थे? टाटा पावर ने तमिलनाडु में 10 गीगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अडानी समूह ने राज्य में निवेश के 3 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए, जिनके जरिए कुल 41,200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इनमें एक सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना, दूसरा पंप स्टोरेज प्लांट की शुरुआत और तीसरा हाइपर स्केल डेटा सेंटर की स्थापना शामिल है। कर्नाटक में सड़क विस्तार हेतु वित्तीय मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में NH-73 के मैंगलोर मुदिगिरे तुमकुर खंड के विस्तार के लिए 343.74 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूर किया है। इसे पक्के शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क में बदल दिया जाएगा। 10.8 किलोमीटर तक फैली यह परियोजना EPC मोड के तहत क्रियान्वयन के लिए निर्धारित है। चुनौतीपूर्ण पहाड़ी प्रदेशों, विशेष रूप से चारमाडी घाट पर यह पहल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ाने के लिए तैयार है। केरल में 4,000 करोड़ की 3 विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2024 को केरल के कोच्चि में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 3 प्रमुख निर्माण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। तीनों परियोजनाओं का उद्देश्य भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ये प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र को बदलने और उनमें क्षमता और आत्मनिर्भरता बनाने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप है। तो दोस्तों, ये जो है हमारा राज्यवार था। इसके बाद फिर जो क्रॉनिकल मार्च 2024 का है, इसमें फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय के बाद फिर आर्थिकी, ऐसे करके जो है पूरा ये
4-5 वीडियो में पूरा जो क्रॉनिकल समसामयिक की करंट अफेयर मार्च 2024 है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसका आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ये एक बार पहले आराम से देखें, उसके बाद फिर 2x स्पीड पे देख लेंगे, 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए